नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी कहानी मेरी मृत्यु। मैं बुखार से बिस्तर में पड़ा हूँ। बुखार ज्यादा नहीं है। दरअसल परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेला अपनी देखभाल के लिए छोड़ दिया गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर टेम्परेचर एकदम ऊंचा चढ़ गया तो क्या होगा। मैं मर सकता हूँ। मेरे दोस्तों पर क्या बीतेगी। मेरे तो दोस्त भी बहुत हैं और वे मुझे चाहते भी हैं। मैं सोचता हूँ कि अखबार वाले मेरे लिए क्या छापेंगे। वे मुझे दरगुजर नहीं कर सकते। ट्रिब्यून तो शायद पहले पन्ने पर ही ये खबर छापेगा और हो सकता है उसके साथ छोटा सा फोटो भी छाप दे। इसका शीर्षक होगा सरदार खुशवंत सिंह नहीं रहे और इसके नीचे छोटे टाइप में लिखा होगा, हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि कल शाम 6 बजे सरदार खुशवंत सिंह की अचानक मृत्यु हो गई है। वे अपने पीछे जवान विधवा, 2 छोटे बच्चे और मित्रों तथा प्रशंसकों की बहुत बड़ी जमात को शोक मनाने के लिए छोड़ गए हैं। ज्ञात हो कि सरदार साहब 5 साल पहले अपने शहर दिल्ली से लाहौर बस जाने के लिए आए थे। इस बीच उन्होंने कोर्ट में बड़ी उन्नति की और राजनीति में भी अपना नाम कमाया। सारे सूबे में उनकी कमी महसूस की जाएगी। उनके निवास पर जो लोग शोक व्यक्त करने आए, उनमें प्रधानमंत्री के सचिव, चीफ जस्टिस के सचिव, कई मंत्री और हाई कोर्ट के जज शामिल हैं। चीफ जस्टिस महोदय ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा, इस व्यक्ति का देहांत हमारा प्रदेश महसूस कर रहा है। चीफ जस्टिस महोदय ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा, इस व्यक्ति का देहांत हमारा प्रदेश महसूस कर रहा है। मृत्यु के क्रूर हाथों ने एक उदीयमान प्रवक्ता हमसे छीन लिया है। पृष्ठ के नीचे लिखा होगा, आज 10 बजे उनका दाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। मुझे अपने लिए और अपने मित्रों के लिए शोक महसूस होता है। मैं आंखों से निकलते आंसुओं को रोक नहीं पाता, जो मेरी मौत पर रोने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। लेकिन मुझे ये सोचकर खुशी भी होती है कि इतने ज्यादा लोग मेरा मातम करेंगे। इसीलिए मैं फैसला करता हूँ कि मर ही जाऊं, जरा मजा करने के लिए। शाम को प्रेस के लिए काफी वक्त छोड़कर कि उन्हें यह खबर मिल जाए, मैं प्राण त्याग देता हूँ। फिर अपनी लाश में से बाहर निकलकर मैं दरवाजे पर लगी ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर मजा लेने के लिए बैठ जाता हूँ। सवेरे का अखबार मुझे पत्नी से पहले मिल जाता है। इस पर झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही नीचे आ गया हूँ और यूं ही इस वक्त वो मेरी लाश के पास घूम रही होगी। ट्रिब्यून ने तो धोखा दिया। तीसरे पेज के एकदम नीचे पहले कॉलम में मृत व्यक्तियों की सूची में रिटायर अफसरों के नामों के साथ मेरा नाम भी छाप दिया है। मुझे कोफ्त होती है। ये जरूर उस विशेष संवाददाता शफी का काम होगा। वो मुझसे चिढ़ता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर जाएगा कि मेरे मरने पर भी मेरा नाम अच्छे ढंग से छापने से परहेज करेगा। खैर जो हो, वो सारे सूबे से मेरे चाहने वालों के शोको द्वार छापने के लिए जरूर मजबूर होगा। उनकी तो जैसे झड़ी लग जाएगी। मेरे दोस्त यह कमी पूरी कर देंगे। हाई कोर्ट में अखबार सवेरे होते ही डाल दिया जाता है। मेरे वकील दोस्त कादिर के घर में भी सूरज निकलने से पहले ही पहुंच जाता है। कादिर के घर के लोग जल्दी उठने वालों में नहीं हैं। दरअसल 9 बजे से पहले कोई भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन कादिर उसूलों का पक्का है, इसलिए अखबार सवेरे जल्दी ही आना चाहिए, भले ही उस पर नजर न डाली जाए। हमेशा की तरह कादिर 9 बजे तक बिस्तर से नहीं निकला। रात को उसने बहुत देर तक काम किया था। उसकी बीवी भी सोने की शौकीन थी। जागने पर अखबार ट्रे में रखकर उसके सामने लाया गया, जिसके साथ एक गिलास गर्म पानी, जिसमें जरा सा नींबू पड़ा हुआ था, रखा था। कादिर धीरे धीरे सिगरेट के कश लेते हुए पानी पीता रहा। पेट साफ करने के लिए ये काम जरूरी होता है। उसने लेटे लेटे ही सुर्खियों पर नजर डाली। पूरी पढ़ाई तब शुरू होती थी जब सिगरेट और नींबू पानी का असर दिखाई देने लगता था। मेरे साथ क्या हुआ, इसका ज्ञान उसे शौचालय में होना था। हाजत होते ही कादिर एक हाथ में अखबार पकड़े और निचले होठों में सिगरेट दबाए बाथरूम में घुसा। आराम से बैठकर उसने अखबार पढ़ना शुरू किया और कुछ देर बाद कम महत्व की खबरों पर उसकी नजर गई। जब उसने पेज 3 के कॉलम पर यह हिस्सा देखा
तो क्षण भर के लिए उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। बहुत ही कम समय था ये। क्या वो एकदम उठे और बीवी को आवाज दे? नहीं, उसने तय किया कि ये सही नहीं होगा। कादिर तर्कवादी था। वो इस औरत से शादी करने के बाद और भी ऐसा हो गया था, क्योंकि उसकी बीवी भावनाओं और चीखने पुकारने की पुलिंदा थी। यह बेचारा मर ही गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वो जानता था कि बीवी ये सुनते ही दहाड़ मारकर रोना शुरू कर देगी, इसलिए बड़ी सावधानी से उसे यह बात बतानी थी, जैसे कोई मुकदमा हार गया हो। कादिर अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता था। उसने मामूली ढंग से ये बात उसे बताई, लेकिन सुनते ही उसने रोना शुरू कर दिया। ये सुनकर उसकी 10 साल की बेटी वहां दौड़ती हुई आई। उसने माँ को ध्यान से देखा और खुद भी रोना शुरू कर दिया। कादिर ने तय किया कि उसे कड़ाई से काम लेना होगा। तुमने यह इस तरह शोर मचाना क्यों शुरू कर दिया? उसने सख्ती से सवाल किया। क्या इस तरह रोने से वो जिंदा हो उठेगा? बीवी जानती थी कि शोहर से बहस करना बेकार है। तर्क में वो हमेशा जीत जाता था। मेरा ख्याल है हमें फौरन उनके यहाँ जाना चाहिए। उनकी बीवी की हालत बुरी होगी। कादिर ने कंधे बिचकाकर कहा, मैं तो शायद जा नहीं सकूंगा। मैं उसकी बीवी नहीं, विधवा को जरूर ढाढ़स बंधाना चाहूंगा, लेकिन मेरा पहला फर्ज अपने मुवक्किलों के लिए बनता है। मुझे आधे घंटे में कचहरी पहुंचना ही है। कादिर दिन भर कचहरी में रहा और उसका परिवार भी घर पर ही बना रहा। शहर के बड़े वाले पार्क से थोड़ी ही दूर मेरा दूसरा दोस्त खोसला रहता है। ये उच्च वर्ग के लोगों के रहने की जगह है और उसके परिवार में पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी है। वो जज है और नौकरशाही में उसका ऊंचा स्थान है। खोसला सुबह जल्दी उठने वालों में है। उसे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि यही वक्त है जिसे वो अपना कह सकता है। दिन में तो वो कचहरी में रहता है, शाम को वो टेनिस खेलता है और फिर कुछ समय उसे बच्चों के साथ और पत्नी के साथ बातचीत करने में बिताना पड़ता है। उससे मिलने वाले भी बहुत आते हैं, क्योंकि वो काफी लोकप्रिय है और लोकप्रियता उसे पसंद भी है। फिर वो महत्वाकांक्षी भी है। बचपन से वो अपने को बहुत होशियार समझता था। युवा होते ही उसके सिर के बाल गिरने शुरू हो गए थे और वो गंजा हो गया था। उसने सोचा कि ये उसके चतुर होने का ही परिणाम है। हो सकता है वो जीनियस भी हो। वो शीशे में अपनी खोपड़ी को देखता और सोचता कि भाग्य ने उसे जरूर किसी बड़े काम के लिए ही बनाया है, इसीलिए वो खूब मेहनत करता। उसने बहुत से स्कॉलरशिप प्राप्त किए और सिविल सर्विसेज में सर्वोपरि स्थान हासिल करके अपनी शिक्षा पूर्ण की। देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा में सबसे आगे रहकर उसने अपने आत्मविश्वास को प्रमाणित कर दिया। कई साल तक वो अफसरी जीवन का सुख और संतोष लौटता रहा। वो कोशिश भी करता कि लोग उसे देखकर कहें कि वो कितना सफल व्यक्ति है। कुछ वर्ष बाद उसका ये संतोष समाप्त होने लगा था। जब जब वो अपने सिर पर बचे खुचे बालों से थोड़ा सा हाथ फेरता तो उसे लगता कि अभी तो उसे बहुत कुछ प्राप्त करना है। उस जैसे अफसर तो देश में सैकड़ों हैं। इन सबको सफल व्यक्ति कहा जा सकता है, इसलिए ये उनके लिए काफी नहीं है। वो कुछ और करेगा। वो लिखेगा, लेखक बनेगा। वो जानता था कि वो लिख सकता है। यह तो उसके बड़े सिर से ही पता चलता था। इसीलिए खोसला ने लिखना शुरू किया। अच्छा लिखने के लिए उसने पहले पढ़ना शुरू किया। उसने बहुत सी किताबें खरीद ली और काम पर जाने से पहले कई घंटे उन्हें पढ़ने लग गया। एक दिन सवेरे खोसला का मूड बना कि वो कुछ लिखा जाए। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और खुद आराम कुर्सी पर जमकर बैठ गया। कलम मुंह में दबाकर सोचने लगा कि क्या लिखा जाए। कुछ समझ में ही नहीं आया तो उसने डायरी लिखने का फैसला किया। पिछले दिन वो एक महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेता रहा था। ये कई दिन तक चलने वाला था। कमरा खचाखच भरा हुआ था और सब लोग उसी की तरफ ही देख रहे थे। ये अच्छा विषय था, इसीलिए उसने उस पर लिखना शुरू किया। नौकर अखबार लेकर आया तो उसकी खटखट से खोसला को कुछ परेशानी हुई। उसने अखबार खोला और देखने लगा कि आम जिंदगी में क्या कहाँ हुआ है। खोसला की रुचि देश और दुनिया की खबरों में ज्यादा न होकर समाज की खबरों में थी, यानी किसकी शादी हुई, कौन पैदा हुआ और कौन मर गया। इसीलिए उसने पहले तीसरा पन्ना खोला और पहले कॉलम पर नजर डाली तो वो एकदम चौकन्ना हो उठा। उसने कलम नोटबुक पर रख दी और जाग उठने की खखार लेकर पत्नी को यह सूचना दी।
पत्नी ने अंगड़ाई ली और आंखें फैलाकर उसकी तरफ देखा। फिर बोली, मेरा ख्याल है आज तुम कचहरी की छुट्टी कर दोगे। हाई कोर्ट इस तरह किसी की बात पर छुट्टी नहीं करता। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर वक्त हुआ तो रास्ते में वहां हो लूंगा, नहीं तो इतवार को चलेंगे। इस तरह खोसला भी नहीं आया। इसी तरह और भी बहुत से लोग कहीं न कहीं अटक गए। 10 बजे के करीब मेरे फ्लैट के सामने की खुली जगह में कुछ लोग जमा हो गए। ज़्यादातर ये ऐसे लोग थे जिनके आने की मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ वकील थे जो काले कोट पहने ही चले आए थे, और कुछ आम राहगीर थे जो ये देखने के लिए रुके थे कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे 2 मित्र भी थे, लेकिन वो इन सब से अलग खड़े थे। इनमें एक आदमी लंबा और दुबला पतला सा था जो कलाकार नजर आता था। वो एक हाथ से सिगरेट थामे था और दूसरे से अपने लंबे बालों को सिर के पीछे करता रहता था। वो दरअसल लेखक था और दाह संस्कार में शामिल होने में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये सोचकर आ गया था कि सामाजिकता के नाते कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। दरअसल यह सब उसे पसंद नहीं था। उसे लगता था कि लाश से कीटाणु फैल सकते हैं, इसलिए वो लगातार सिगरेट फूंक रहा था और उसके धुएं की एक दीवार सी बना बनाकर अपनी रक्षा कर रहा था। दूसरा दोस्त कम्युनिस्ट था, छोटे कद का दुबला सा आदमी, घुंघराले बाल और बात जैसी नजर। उसके भीतर छिपे ज्वालामुखी का कोई निशान उसके शरीर से नहीं मिलता था। वह दुनिया की हर बात को मार्क्सवादी नजरिए से देखता था और भावनाओं का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। इसीलिए मृत्यु जैसी घटनाओं का उसके लिए महत्व नहीं था। उसके लिए उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो लेखक से बात कर रहा था। आप कहाँ तक इनके साथ जाएंगे? मैं कॉफी हाउस से घर चला जाऊंगा। आप तो आखिर तक जा रहे हैं। अरे नहीं, कम्युनिस्ट ने जोर देकर कहा। दरअसल मुझे 10 बजे एक मीटिंग में जाना था। मेरा ख्याल था कि 9:30 बजे तक यहाँ से निपट जाऊंगा, लेकिन हमारे देश में वक्त की कीमत जानता कौन है। अभी तो मैं पार्टी से दफ्तर जा रहा हूँ। आपको कॉफी हाउस में 11:30 पर मिल जाऊंगा। और हाँ, अगर मौका मिले तो शव की गाड़ी के ड्राइवर से पूछना कि क्या वो तांगा यूनियन का मेंबर है। अच्छा। थोड़ी देर बाद एक काली सी शव ले जाने वाली गाड़ी आई, जिसे एक 4 हड्डियों वाला दुबला पतला भूरे रंग का घोड़ा खींच रहा था और घर के दरवाजे पर आकर रुक गई थी। घोड़ा और उसका मालिक अवसर की गंभीरता से पूरी तरह बेखबर थे। ड्राइवर आराम से बैठा पान चबा रहा था और भीड़ को देख रहा था। वो सोच रहा था कि इन लोगों से कितना पैसा वसूला जा सकता है। तभी अचानक घोड़े ने पेशाब करना शुरू कर दिया, जिसकी तेज धार से बचने के लिए जो ईंट के फर्श से उछल उछल कर चारों तरफ फैल रही थी, लोग इधर उधर भागने और दौड़ने लग गए। भीड़ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरा शरीर सफेद कपड़े से लपेटकर बाहर लाया गया और गाड़ी में रख दिया गया। उस पर फूल भी डाले गए। जब जुलूस चलने के लिए तैयार था, लेकिन चलने से पहले मेरा एक और दोस्त साइकिल पर वहां आ पहुंचा। यह कुछ सांवला और गदगदा सा था। साइकिल के कैरियर पर कई किताबें रखी हुई थी और शक्ल सूरत से यह आदमी कोई विद्वान प्रोफेसर लगता था। गाड़ी को देखकर वो उतर पड़ा। मृत व्यक्ति के प्रति उसके मन में आदर था और उसे व्यक्त भी करना चाहता था। उसने साइकिल भीतर हॉल में रख दिया, उसका ताला लगाया और भीड़ में शामिल हो गया। जब मेरी पत्नी मुझे अंतिम विदा देने के लिए नीचे उतरकर आई तो उसकी दशा देखकर द्रवित हो उठा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और उसका एक पृष्ठ खोला। फिर लोगों के बीच से होता हुआ वह पत्नी की ओर बढ़ा। आंखों में आंसू भरकर उसे देखा और यह किताब उसे पकड़ा दी। मैं आपके लिए गीता लाया हूँ, इससे आपको धीरज प्राप्त होगा। यह कहते हुए वो फफक कर रोता हुआ और आंसू रोकता हुआ पीछे हट गया। फिर उसने एक आह भरकर जैसे अपने आप से कहा, यह मनुष्य जीवन का अंत है और यही सत्य है। उसे धारणाओं के रूप में सोचना और बात करना पसंद था, लेकिन ये धारणाएं गंभीर होती थीं और मौलिक विचार की तरह नई और ताजी लगती थीं। बुलबुले की तरह क्षणिक है हमारा जीवन, लेकिन कोई एकदम मरकर गायब नहीं हो जाता। पदार्थ नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। गीता में यह बात बड़े खूबसूरत ढंग से कही गई है।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार ये आत्मा इत्यादि। प्रोफेसर विचारों में डूब रहा था। वो सोच रहा था कि अब उसके मरे हुए मित्र ने क्या कपड़े पहन लिए होंगे। उनके पैरों में कुछ टकराया तो उसके ये विचार भंग हुए। एक कुत्ते का पिल्ला वहां आ गया था और उसके पजामे और टांगे को चाटता ऊपर देख रहा था। प्रोफेसर दयालु प्राणी था। वो नीचे झुका और पिल्ले को दुलारने लगा। पिल्ले ने उसका हाथ चाटना शुरू कर दिया। प्रोफेसर का दिमाग परेशानी से कुछ सोच रहा था। उसने शव पर नजर डाली और फिर इस गुलगुले पिल्ले को देखा। यह भी ईश्वर की सृष्टि का अंग था। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी। नहीं नहीं, उसने अपने से कहा, ऐसे अनोखे विचार उसे नहीं सोचने चाहिए। लेकिन वह अपने मस्तिष्क को रोक नहीं पा रहा था। यह असंभव नहीं है, गीता भी यही कहती है। यह सोचकर वो फिर नीचे झुका और पिल्ले को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। जुलूस चल रहा था। मैं शीशे की कोठरी में बंद परेशानी महसूस कर रहा था। मेरे पीछे आधा दर्जन लोग चल रहे थे। सब नदी की तरफ जा रहे थे। जब तक ये मुख्य सड़क से गुजरा, मैं स्वस्थ महसूस करने लगा था। कुछ वकील हाई कोर्ट से निकल रहे थे। मेरा लेखक मित्र कॉफी हाउस से अलग हो गया था। वो अभी भी सिगरेट पी रहा था। कॉलेज आने पर प्रोफेसर ने मुझ पर आखिरी नजर डाली। कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर तेजी से क्लास में घुस गया। बाकी 6-7 लोग कचहरी में जा घुसे। मुझे अपने ऊपर तरस आने लगा। मुझसे कम महत्व के लोगों की अर्थी में भी इससे कहीं ज्यादा भीड़ होती थी। वो भिखारी जब मरा था, तब उसे भी 2 भंगी गाड़ी में रखकर ले गए थे। अब मेरे साथ एक ही आदमी गाड़ी का ड्राइवर था, जो ये नहीं जानता था कि वो कितने लोकप्रिय व्यक्ति को उसकी अंतिम यात्रा के लिए ले जा रहा है। और घोड़ा तो बस काबू से बाहर ही हुआ जा रहा था। शमशान भूमि के रास्ते पर तरह तरह की बुरी दुर्गंध सूखने को मिलती है। इसकी चरम सीमा तब आती है जब यह मुख्य मार्ग से निकलकर एक पतली सी गली के रूप में उसकी बगल से शहर का सबसे गंदा नाला बहता है। घाट का रुख करती है। नाले में काला गंदा पानी भरा होता है, जिसमें हमेशा बुलबुले उठते रहते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी मृत्यु के बाद मिलने वाले सम्मान की गलतफहमी पर चिंतन करने का थोड़ा सा समय प्राप्त हुआ था। मुख्य मार्ग से जहां गली निकलती थी, वहां ड्राइवर ने कुछ देर आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी को खड़ी कर दिया। इस पेड़ के नीचे एक तांगा स्टैंड है, जहां घोड़ों के पानी पीने के लिए एक नाद भी है। घोड़ा पानी पीने चल दिया और ड्राइवर नीचे उतरकर तांगे वालों से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने के लिए चल पड़ा। कुछ देर बाद तांगे वाले ने मेरी गाड़ी के चारों तरफ घिर आए और भीतर ताक झांक करने लगे। एक बोला, कोई पैसे वाला लगता है, लेकिन साथ में कोई भी नहीं है। दूसरा बोला, शायद यह भी अंग्रेजी रिवाज है, वहां शव के साथ कोई और नहीं जाता होगा। अब मैं बहुत परेशान हो उठा था। अब मेरे सामने 3 रास्ते थे। एक तो यही कि शमशान भूमि में जाकर आग में जल जाऊं, जिसके बाद शायद कोई बेहतर जन्म ले सकूं। हालांकि संभावना यही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं शून्य में विलीन हो जाऊंगा। दूसरा रास्ता यह है कि इसी सड़क के दाहिनी तरफ मुड़ जाता हूँ। यह शहर का वो हिस्सा है जहाँ रंडियां और बदनाम लोग रहते हैं। ये शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, रंडीबाजी करते हैं। ये अपनी तरह ही अलग दुनिया है। इसमें इंद्रियों का सुख ज्यादा से ज्यादा लूटने की कोशिश की जाती है। तीसरा रास्ता यह है कि वापस लौट जाऊं, लेकिन इसका फैसला करना मुझे मुश्किल लगा। ऐसी स्थितियों में सिक्का उछालकर देखना अक्सर काम आता है। इसीलिए मैंने सिक्का उछालने का फैसला किया। जित पड़ा तो मैं दूसरी दुनिया की तरफ चल पड़ूंगा, और पट पड़ा तो इन इंद्रिय भोग करने वालों में शामिल हो जाऊंगा। और अगर सिक्का न चित पड़ा और न पट, तो सीधा उठकर खड़ा हो जाऊंगा। तो मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा, जिसमें ना तो उत्साह है और ना ही जिंदा रहने की चाहत है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सरदार खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी कहानी मेरी मृत्यु। उम्मीद करती हूँ ये कहानी और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं।